हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग के ने एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम एसीएस पेपर को देखा था और इस एसीएस पेपर में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के पेपर में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे 30 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से 20 बनाने थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उन 30 ऑब्जेक्टिव के आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ये क्या है? एसीएस का पेपर है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, जो कि हम लोग एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम लेते हैं। कहने का मतलब एग्ज़ाम के पहले की तैयारी। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जहाँ तक देखा जाए तो ये क्या था हम लोग का, तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइन ऑफ साइट LOS इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज 64 मीटर ईच, कंसीडर अर्थ इज फ्लैट। कह रहा है कि अर्थ मतलब कि फ्लैट है और ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों का हाइट कितना है? 64 मीटर है। तो उन दोनों के बीच का रेंज निकालने के लिए कह रहा। तो एक फार्मूला आप लोग को मैंने बताया था, वो क्या होता है? तो वो होता है 3.57 रूट अंडर एच टी प्लस HR। मतलब HT हो गया रिसीविंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, और HR हो गया हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये आप लोग को बताया हुआ था। तो यहाँ से इस फार्मूला के बेस पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आप रिजल्टेंट पाओगे, क्या पाओगे कि इसका आंसर जो है वो आप कैलकुलेटर के हेल्प से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 57 किलोमीटर। 57 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चंस आपको 4 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेजर इन द पेजिंग सिस्टम। जो हमारा रेडियो पेजिंग सिस्टम था उसमें पेजर क्या था? तो पेजर लाइक एज ए ट्रांसमीटर था, तो नहीं, वो तो रिसीवर का पार्ट था, रिसीवर होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। बोथ किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा पेजर होता है वो क्या होता है? रिसीविंग एंड का पार्ट होता है, मतलब कि ये रिसीवर का पार्ट है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन टेक्निक। नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होता है सर? इसके बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पर लीनियर मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो लीनियर मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है? DSB/SC। कहने का मतलब डबल साइड बैंड, DSB होगा, यहाँ पे C लिखा गया है, DSB डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। और जो AM होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये भी लीनियर मॉड्यूलेशन का हिस्सा है। SSB हो गया, ये भी लीनियर मॉड्यूलेशन का हिस्सा है। और VSB विस्टिजियस साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी क्या है? लीनियर मॉड्यूलेशन के। नॉन लीनियर क्या होते हैं? तो नॉन लीनियर में एंगल मॉड्यूलेशन के जो पार्ट होते हैं FM और PM, ये दोनों पार्ट क्या हैं? नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन के। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बोथ A एंड B। तो बोथ कभी होगा नहीं। AM क्या है? लीनियर मॉड्यूलेशन। यहाँ नॉन लीनियर कह रहा है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है रेडियो वेव हैव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव। देखिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? हायर होता है, ग्रेटर देन होता है। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसीज में चले जाएं तो वो रेडियो वेव के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियो वेव हैव अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं AM ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि ये कम रेंज में वर्क करता है। और FM क्या है? हाई रेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज़ यूज TV ट्रांसमिशन। तो TV ट्रांसमिशन में हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते नहीं हैं, वो तो सैटेलाइट बेस्ड आज के ज़माना में डायरेक्ट टू होम सेवा के DTH के माध्यम से आप लोग को टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का काम किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? A नंबर ऑप्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर AM ट्रांसमिशन। लो फ्रीक्वेंसीज होने के कारण से ये लो बोले तो रेंज में भी यूज़ किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि ग्राउंड वेव में यूज़ किया जाता है।
अगला क्वेश्चन नॉइज से कह रहा है कि शॉर्ट नॉइज इज प्रोड्यूस्ड इन, तो मैंने शॉर्ट नॉइज जहाँ पे बताया है इंटरनल नॉइज का ये टाइप है, और उसी को हमने बताया है कि शॉर्ट नॉइज इज ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर नॉइज। क्यों? क्योंकि ये जो है सेमीकंडक्टर में क्रिएट होता है। शॉर्ट नॉइज में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकम्बिनेशन और डिफ्यूजन, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन होल जब एक साथ मिलते हैं तो उसको रिकम्बिनेशन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से अलग होते हैं तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसी जब मिलते हैं तब भी घर्षण होता है, और जब निकलते हैं तब भी घर्षण होता है, और उसके कारण से हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, नॉइज डेवलप होता है। तो ये क्या है, शॉर्ट नॉइज एक सेमीकंडक्टर नॉइज है, और ये सेमीकंडक्टर में होता है। कंडक्टर में कौन हो रहा था, तो थर्मल नॉइज जो है कंडक्टर का था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर के 3 लेयर होते थे, डी, ई, एफ, और एफ भी क्या है, F1 और F2 में डिवाइड हो जाता था। तो देखिए जो ये लेयर होते हैं डी, ई, एफ, F1, F2, ये सब क्या है, सन के आयोनाइजेशन से, जिसमें सबसे ज़्यादा सन का आयोनाइजेशन लाइट पड़ेगा वो ज़्यादा आयोनाइज होगा, और उस लेयर की मोटाई उतना ही ज़्यादा होगी। तो ऐसे देखा जाए लास्ट डे हो या नाइट हो, दोनों में एफ लेयर है जो कि प्रेजेंट रहता है, और एफ लेयर का F2 वाला हिस्सा जब डे टाइम होता है तो ये डिफरेंट लेयर में डिवाइड हो जाता है, डी, ई, एफ, एफ वी, F1, F2 में लेयर में डिवाइड हो जाता है। तो F2 है जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कि सन के रेडिएशन का बहुत ज़्यादा पार्ट उसको मिलता है, जिसके कारण से उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा F2 लेयर। ये क्या है, थिकेस्ट कहने का मतलब सबसे मोटा, थिक मीन्स मोटा होता है, थिकेस्ट मीन्स सबसे मोटा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी उससे ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा, वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा मोटा। तो F2 सबसे ऊपर वाला लेयर होगा, तो F2 हो जाएगा सबसे मोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिल्वर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेल साइज इज फिक्स्ड। तो चूँकि सेल का साइज फिक्स्ड नहीं होता, वो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है, वो हमेशा मतलब कि अलग अलग एरिया में फ्रीक्वेंसी कैसा यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार वो हमेशा चेंज होते रहता है, चाहे तो वो उसको डिक्रीज भी हो सकता है सेल साइज, या फिर इंक्रीज भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कर एडजेसेंट सेल कैन नॉट यूज सेम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बताया है सेल के रिस्पेक्ट में कि एक फ्रीक्वेंसी रीयूज इसका एडवांटेज है, जिसमें क्या होता है एडजेसेंट सेल सेम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो बी, सी नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही गलती है, तो ये होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है डक्टिंग। डक्टिंग क्या है, तो डक्ट प्रोपगेशन में डक्टिंग किसके कारण से कॉज होता है, तो ये बाबू फेज और टेम्परेचर दोनों के कारण से होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि नॉइज फिगर इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स 1। ये क्या होगा, 1 से कम जो होता था वो क्या होता था, हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। लेकिन नॉइज फिगर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा, हमेशा क्या होगा बाबू, ग्रेटर देन होगा 1 से ग्रेटर देन होगा नॉइज फिगर। इस चीज़ को आपने देखा होगा, जब भी आप नॉइज फिगर कैलकुलेट कर रहे होगे तो आ रहा होगा वैल्यू जो 1 से ज़्यादा ही आ रहा होगा, तो ये होगा 1 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए वाईफाई इनेबल डिवाइस, ए वाईफाई इनेबल डिवाइस, जो वाईफाई है वो किस किस डिवाइस में इनेबल हो सकता है, तो वाईफाई को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, पीसी को भी, पर्सनल कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। मोबाइल और पीसी, ए बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन हैंड ऑफ। हैंड ऑफ प्रोसेस क्या होता है, तो जब हम एक के सेल से दूसरे सेल में ट्रैवलिंग के दौरान ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेल से डिसकनेक्ट होना, दूसरे से कनेक्ट होना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हैंड ऑफ कहलाता है। हैंड ऑफ दो प्रकार के, एक सॉफ्ट हैंड ऑफ और एक हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है कि जब तक हम दूसरे से कनेक्ट नहीं हो जाते सेल से, तब तक पहले वाले से डिसकनेक्ट नहीं होते, इस दौरान हमारा किसी भी तरह का कम्युनिकेशन में लॉसेस नहीं होता। हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है कि कुछ बीच वाले पॉइंट पे हम फर्स्ट वाले से भी डिसकनेक्ट हो जाते हैं और सेकंड वाले सेल से भी डिसकनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से कभी कभी आप ट्रैवलिंग करते होंगे तो बीच में थोड़े समय के लिए आपका कम्युनिकेशन रुक जाता होगा। तो ये क्या है, प्रोसेस है हार्ड हैंड ऑफ का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हैंड ऑफ प्रोसेस में 2 बेस स्टेशन काम कर रहे हैं, 2 बेस स्टेशन काम कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 बेस स्टेशन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है इन एम वेव। तो देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स से बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स से जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वोल्टेज या मिनिमम वोल्टेज दिया हुआ रहता है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला आप लोग को मैंने बताया है कि वी मैक्स माइनस वी मीन बटा वी मैक्स प्लस वी मीन। मतलब कि ऊपर में घटाएंगे और नीचे में जोड़ेंगे। ऐसा क्यों सर, जोड़े वाला नीचे का रखेंगे? तो आपको बताएं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम होगा। और कम कब होगा, जीरो से कम कब होगा, जब हम बड़का से छोटका में भागा देंगे। तो घटाएंगे तो जो छोटा वाला पार्ट ऊपर रहेगा और जोड़ेंगे जो बड़ा वाला पार्ट नीचे रहेगा। बड़का से छोटका में भागा देंगे, ऑटोमेटिक है कि 1 से कम आएगा। तो यहाँ पे वही काम किए हैं, 60 माइनस 40 किए हैं तो 20 ऊपर है और 60 प्लस 40 100 नीचे। तो 100 में 20 से भागा दीजिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 10 से 2 में भागा देंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 0.2। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट ऑपरेट्स द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। तो देखिए यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। चूँकि सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी जो है गीगाहर्ट्ज में हम लोग प्रीफेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज वाले को मतलब कि हटा करके इसका ऑप्शन नंबर बी 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल इज। तो बैंडविड्थ जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में वो होता है 2 FM। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन केस में जो FM होता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है 5 किलोहर्ट्ज। तो इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 2fs, मतलब कि 10 किलोहर्ट्ज। याद रखिएगा 10 किलोहर्ट्ज से बैंडविड्थ किसका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, और 200 किलोहर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2FM, और चूंकि बी नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो आपको मिलेगा FC प्लस FM माइनस FC और माइनस माइनस प्लस FM। तो FC से FC कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के चलते, और FM प्लस में 2FM के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ये है सर, बी वाला भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, ए और बी दोनों। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा रिलेशन बाबू पूछा जाता है, प्रूव करने के लिए सीख लीजिएगा। जब आपको ये रिलेशन पूछे तो कुछ नहीं, आपको जो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी जो हम प्रूव करवाए हैं उसको प्रूव कर देना। उसमें क्या होता है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ पे देखिए यही रिलेशन होता है। जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो सेक थीटा के बराबर होता है मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है ट्रांसपोंडर से। ट्रांसपोंडर क्या है बाबू, तो हार्ट ऑफ सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोंडर, और इसमें क्या होता है रिसीव भी करने के लिए रिसीवर लगा हुआ रहता है और ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है। तो ये क्या करेगा, रिसीव भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। इट मीन्स इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड बताए थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड किसके लिए, तो इनडायरेक्ट FM जनरेशन के लिए, इनडायरेक्ट FM जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन से है, तो इसका पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल फाइबर के लिए सही है। तो पहला ही दिया हुआ है कोर इज सराउंडेड बाय क्लैडिंग। तो सही है सर, ये तो बताएं ही है सर कि सबसे पहले कोर होता है और कोर के ऊपर जो होता है उसको क्लैडिंग कहते हैं, और क्लैडिंग के बाद क्या होता है तो जैकेट होता है, बफर होता है, और बफर के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। तो ये देखिए कोर जो है, ये जो फर्स्ट वाला है वो कोर है, ये जो है कोर है, और कोर के ऊपर क्या है क्लैडिंग। तो वही लिखा हुआ है कोर इज सराउंडेड बाय क्लैडिंग। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो गया। तो इनमें से करेक्ट कौन है, पहले सही हो गया, तो नीचे वाला के देखवे नहीं करेंगे, वो ऐसी ऑटोमेटिक गलती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पिन डायोड इज यूज्ड एज। ऑप्टिकल फाइबर से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ऑप्टिकल फाइबर में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल सोर्स के अकॉर्डिंग, ऑप्टिकल सोर्स के लिए LED का इस्तेमाल किया जाता है, LED
और लेजर ऑप्टिकल सोर्स के लिए एलईडी और लेजर। और जो हमारा डिटेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पिन डायोड और एक होता है फोटो डायोड। तो इसका पिन डायोड केस है तो ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फोटो डायोड भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स बैंड रडार। देखिए ये जो रडार में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है काकू एक्स, ये सब बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड याद रखिएगा। सैटेलाइट में और रडार में दोनों में काकू ये वाला बैंड हमेशा पूछा जाता है। 4 नंबर में पूछेगा कि सैटेलाइट यूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड या रडार यूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड, तो काकू एक्स ये वाला लिख देना है फ्रीक्वेंसी बैंड, ये आपको याद ही होगा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बैंड का पूछ रहा है तो एक्स बैंड का क्या होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ में होता है। क्योंकि अभी अभी हम लोग देख रहे थे रडार सैटेलाइट किस में यूज किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में, तो ये 8 से 12 वाला एक्स बैंड के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज, जो हमारा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और ऑलवेज नॉन नेगेटिव भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कनेक्टेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू एंटीना अल्टरनेटली। तो बाबू रडार की बात कर, रडार में क्या होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर को अल्टरनेट कनेक्ट करने के लिए हम लोग लाइक जो एक स्विच के इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका क्या है डुप्लेक्सर, और डुप्लेक्सर को ही हार्ट ऑफ रडार भी कहते हैं। इंट्रोपी देखो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन किए हैं, तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा। जब इंट्रोपी का है ना बाबू, तो इंट्रोपी में हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा बीट पर सिंबल। लेकिन सर ये बीट पर सेकंड के कर होता है, तो आपको बताए थे हम चैनल कैपेसिटी की बात करेगा बाबू, तब क्या होगा चैनल कैपेसिटी की बात करेगा तो बीट पर सेकंड होगा, और इंट्रोपी की बात करेगा तो बीट पर सिंबल। तो इंट्रोपी की बात कर रहा है तो यहाँ पे बीट पर सिंबल हो जाएगा, ठीक है, और चैनल कैपेसिटी में बीट पर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर, तो कह रहा है कि पार्ट ऑफ फैक्स क्या है। फैक्स को हम लोग फेसिमाइल के नाम से भी जानते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग किसी डॉक्यूमेंट इमेज वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करने का काम करते हैं। तो इसमें पार्ट क्या होगा, रिकॉर्डर होता है सर, उसी में तो टेक्स्ट मैसेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रिकॉर्ड किया जाता है। स्कैनर होता है, उसी के द्वारा स्कैन किया जाता है, और मोडेम के हेल्प से उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये फैक्स में एक क्वेश्चन आता है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फैक्स, तो ये कुछ नहीं, रिकॉर्डर, स्कैनर और मोडेम, और इधर भी प्रिंटर लास्ट में लगा दीजिएगा और उसको ब्लॉक में घेर करके डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो फैक्स है फैक्स का क्या हो जाएगा, फैक्स का ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा। और बाकी रिकॉर्डर और स्कैनर, मोडेम और प्रिंटर के बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन लिख सकते हैं, और बाकी तो फैक्स में आपको बताया गया ही है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चैनल कैपेसिटी से। आ गया ना, अभी चैनल कैपेसिटी की बात कर रहे थे सर। तो चैनल कैपेसिटी इज कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन, तो चैनल कैपेसिटी को सी से इंडिकेट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है B इंटू लॉग बेस 2 इंटू 1 प्लस SN रेशियो। तो देखिए 20 हो गया बैंडविथ और SN रेशियो, ये दोनों आ गया। तो कह रहा है कि चैनल कैपेसिटी किस किस पे डिपेंड करेगा, तो बैंडविथ पे भी डिपेंड करेगा बाबू, और SN रेशियो पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चैनल कैपेसिटी का जो होता है यूनिट वो क्या होता है, बीट पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, और इंट्रोपी में बीट्स पर सिंबल याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन पे चले आइए। कह रहा है कि एक सिंबल है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है x1 का और 1/8 है, तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बीट में कितना इन्फॉर्मेशन होगा, तो 1/8 दिया हुआ है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी लेते हैं 1 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो 8 है, वही हमारा सिंबल है। तो 8 को हम जब 2 के पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा, और n ही क्या है हमारा बीट को दर्शाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, 2 के पावर n से, तो 2 के पावर n 8 है ना दिया हुआ, तो 8 को हम 2 के पावर n में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, जहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 बीट्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल अपार्चर क्या होता है सर, तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर में एक प्रॉपर्टी है न्यूमेरिकल अपार्चर, जिसको NA से डिनोट भी किया जाता है।
और ये किसके होता है, तो साइन एक्सेप्टेंस एंगल के बराबर होता है। एक्सेप्टेंस कोण एंगल क्या होता है, तो ये जिस एंगल पे हम लोग रे को ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, उसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण एंगल। जिसको एक्सेप्ट कर ले वह एंगल जिस पे कोई ऑप्टिकल फाइबर में रे फॉलो हो किया जाता है उसको हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर किसके बराबर होता है, तो देखिए N1 जो दिया हुआ है, N2 जो दिया हुआ है, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे एक आएगा बाबू, यहाँ पे एक क्या आएगा, एक आएगा लिखने के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। एक ऐसे भी आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, N1 हमेशा ग्रेटर देन होगा N2 से, तब तो वो जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे रे के फॉर्म में वो N2 से टकरा करके पुनः नीचे की ओर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण ही वो नीचे की ओर उसको कर देता है, और इसी प्रकार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पास हो जाता है। तो इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर फार्मूला होता है, जब N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दिया हुआ, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग दिया हो, तो रूट अंडर N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देख लीजिए, N1 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, फर्स्ट ही ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। N1 N2 में अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, N1 क्या है, कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 क्या है, क्लैडिंग का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इन इंटेलसैट, ये क्या है सर, तो ये पूरा नाम है, एक सैटेलाइट का नाम है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, IN से इंटरनेशनल, TEL से टेलीकम्युनिकेशन, SAT से सैटेलाइट। तो ये क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये हो गया हमारा 300 ऑब्जेक्टिव का आंसर। इसमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जाने के पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा, और जाते के साथ जो भी ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, जो भी आपको उसमें से सही सही मालूम होगा उसको आप टिक आउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जैसे ही इन करोगे ऑब्जेक्टिव आपको देख के जाओगे तो याद रहेगा, और जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तुरंत याद आएगा कि अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को टिक आउट जितना बनता है उतना बना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, फिर बाद में उसको पे आप दिमाग लगाइएगा। चलिए इसी के साथ यह वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।